हेलो फ्रेंड्स। आज हम 4 जुलाई का जो करंट अफेयर्स है प्रीलिम्स ओरिएंटेड आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे एक बार। तो स्टार्ट करते हैं पहले आर्टिकल से। तो देखो पहले ना ये डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले ना एक जो अभी इन्फॉर्मेशन आई थी कि आपने सुना होगा कि तेलंगाना में ना वहाँ पे जो ब्लास्ट हुआ है फैक्ट्री में। तो पहले तो ये था कि 17 जो है ना, तो जो टोटल कैजुअलिटी थी वो 17 लोग के अराउंड 16 और 17 के जो फिगर आ रही थी, लेकिन अभी फाइनली इन्होंने कंक्लूड किया है कि टोटल जो है ना 36 जो है 36 पीपल वर किल्ड। ठीक है ना, तो 36 जो कैजुअलिटी जो फाइनल फिगर पहुंची है 36, अभी भी 6 से 8 लोग ना मिसिंग है। और देखो इसके साइमल्टेनियसली ना एक और इवेंट देखने को मिला है तमिलनाडु में। ठीक है ना, तो तमिलनाडु में पटाखे की जो फायरवर्क्स की फैक्ट्री है ना, वहां पे भी आपको ऐसे अभी जो फायरवर्क एक यूनिट थी छोटी बहुत ज्यादा बड़ी यूनिट तो नहीं थी, पर फायरवर्क की जो पटाखे की फैक्ट्री होती है छोटी सी, वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट थी। तो वहां पे भी जो है ना जो ब्लास्ट हुआ है उसमें भी अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं सामने, तो उसमें 8 लोग जो है वो तो जो है मरे हैं। तो अब देखो ये जो है ना ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ना सिक्योरिटी वाले टॉपिक से डायरेक्ट एसोसिएट हो सकता है, तो ये एक्चुअली है मेंस का टॉपिक। तो इस पे जो आर्टिकल्स आएगा, तो जैसे जैसे आर्टिकल आएंगे तो कई बार ऐसा होता है कि न्यूज़ तो प्रीलिम्स ओरिएंटेड रहता है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन जो है ना वो मेंस स्पेसिफिक हो जाता है। तो जब भी मेंस में वो आर्टिकल आएगा तो हम थोड़े डिटेल जो है ना इसका जो डिस्कशन है वो मेंस वाले टॉपिक में कर लेंगे। तो चलते हैं पहले आर्टिकल पे। ठीक है ना, तो देखो जो पहला आर्टिकल है ना, अभी हूल दिवस की ना प्राइम मिनिस्टर ने जो है मोदी जी ने ये ट्रिब्यूट दिया है हूल दिवस की। ठीक है ना, अब ये जो हूल दिवस है ना 2025, तो ये क्या है बेसिकली जो इंडिया के जो ट्राइबल हीरोज है ना। अब देखो हिस्टोरिक जो हिस्ट्री के लिए ना जब अपन पढ़ते हैं ट्राइबल रिवोल्ट्स, तो उसमें टॉपिक आता है संथाल रेबेलियन। ठीक है ना संथाल विद्रोह जिसको बोलते हैं 1855-56, ये जस्ट बैकग्राउंड था। जो ग्रेट रिवोल्ट है 1857 का, उससे जस्ट एक साल पहले, ठीक है ना, एक डेढ़ साल पहले ये हुआ था 1855-56 के टाइम पे। ठीक, तो अब संथाल जो रिबेलियन है जिसको संथाल अपराइजिंग भी कहते हैं, ये ट्राइबल रिवोल्ट था बेसिकली। और ये जो रीजन है ना झारखंड बिहार वाला, तो उस टाइम पे तो बिहार झारखंड ये इंटीग्रेटेड था और साथ में बंगाल। ठीक है ना, तो वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, तो इस पूरे रीजन में, ठीक है ना, अब इसको जो हिल्स है ना उसको राजमहल हिल्स बोलते हैं, और जो रीजन है वो है दामिने को रीजन। ठीक है ना, तो इस रीजन में जो है ये कंसंट्रेटेड था ट्राइबल अपराइजिंग। अब ध्यान देना कि इसमें ना आप जानते होंगे कि सिद्धू और कान्हू, ये दोनों से जो है ये दोनों इससे एसोसिएटेड हैं, ये दोनों भाई थे। ठीक है ना, संथाल ट्राइब से। और ये सेंट्रल लीडर थे सिद्धू कान्हू। ठीक है ना, उसी तरीके से दो इंपॉर्टेंट लीडर और भी थे चांद भैरव, पर इंपॉर्टेंट कौन सी है, फूलो और झानो। फूलो और झानो जो है ना ये विमेन लीडर थी, और आपको पता है रोल ऑफ विमेन यूपीएससी में एक टॉपिक भी है। तो यहाँ से प्रीलिम्स के भी क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। तो ठीक है ना, तो संथाल रिबिलियन से जो दो विमेन जो है एसोसिएटेड है वो कौन है, फूलो और झानो। क्लियर। अब देखो इसके ना कई रीजंस थे। ठीक है ना, एक तो सबसे पहले था परमानेंट सेटलमेंट। तो ये जो परमानेंट सेटलमेंट एक्ट आया था ना 1793 का, तो ये सबसे रूट कॉज माना जाता है इसको। इसने क्या किया, जो उनकी जो ट्रेडिशनल लैंड थी ना, एक्चुअली जो ट्राइबल है ना वो फॉरेस्ट के लैंड को क्लेम करते हैं, और ये मानते हैं कि यहाँ पे जो वो एक्चुअली जो जनजातियां हैं, वो जो फॉरेस्ट है वो उनको बिलोंग करता है। तो ब्रिटिशर्स को उस टाइम पे आप ध्यान से देखना, तो एक्चुअली क्या हुआ 1850s के अराउंड, ठीक है ना, ट्रांसपोर्ट पे बहुत काम किया इस टाइम पे। ठीक है ना, लॉर्ड डलहौजी वाला जब टेन्योर धीरे धीरे आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे रेलवे लाइन पे काम हो गया। ठीक है ना, और 1853 के अराउंड आपको पता है कि रेलवे मुंबई टू ठाणे पहली ट्रेन भी चली थी। तो 50s में 1850 से पहले, अब देखो जब रेलवे लाइन से चलती है ना, तो आपको जो लकड़ियां है ना अच्छी क्वालिटी फाइन क्वालिटी जो जो है ना, क्योंकि आपको वुडन लॉग्स चाहिए, तो वो आपको जो जो प्लैंक्स है वुडन प्लैंक वो कहाँ पे मिलेगा, वो मिलेगा जंगलों में। तो जंगलों से ना इनको डिस्प्लेस किया जा रहा था। ठीक है ना, उनके जो ट्रेडिशनल लैंड्स हैं वो राइट छीने जा रहे थे, और जो बीरभूम और मानभूम जो प्रेजेंट डे बंगाल का रीजन है ना वहां से इसको डिस्प्लेस किया गया। तो रूट कॉज यही बना आगे जाके। और यही नहीं, जमींदारों के पास जो है ना टैक्स कलेक्टिंग राइट थी, तो वो अपने रेवेन्यू के लिए इनको एक्सप्लॉइट करते थे और फोर्स लेबर कराते थे। अगर आप जो है टैक्स नहीं पे कर पाए तो आपसे फोर्स लेबर कराया जाता था। तो ये धीरे धीरे ना ये जो एक्सप्लॉइटेशन ऑपरेशन और परमानेंट सेटलमेंट, ये जो सेटलमेंट एक्ट था ना 1793 का, कॉर्नवालिस का, ये तीनों जो है ना कलेक्टिवली एक जो है ना बैकग्राउंड क्रिएट करते हैं इस रेवेलियन का। ठीक है ना, तो इसके बारे में कहा जाता है कि मोस्ट ऑर्गेनाइज लार्जेस्ट वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट ऑर्गेनाइज ट्राइबल अपराइजिंग था कॉलोनियल इंडिया का। ठीक है ना, तो चलते हैं। ये हूल दिवस इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि संथाल जो रेबेलियन है अपराइजिंग है उससे एसोसिएटेड है। तो सिद्धू कान्हू को तो सब जानते हैं, लेकिन अब हमें चांद भैरव और फूलो झानो को भी जानना है। ठीक है ना, और एक आपको ये रीजन जो है ये पता होना चाहिए, दामिने को रीजन। ठीक है ना, राजमहल हिल्स में। तो आपको ज्योग्राफी से ये भी इंपॉर्टेंट हो गया राजमहल हिल्स कहाँ पे है। ठीक है ना, तो राजमहल हिल्स जो है वो आप देखोगे तो झारखंड बिहार वेस्ट बंगाल वाले रीजन में वहां पे आपको दिखेगा, झारखंड ईस्टर्न बिहार और बंगाल वाले रीजन पे। ठीक है ना, सदर्न और ईस्टर्न साउथ ईस्ट बिहार के पास। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम। तो अगला आर्टिकल जो है वो है, जो न्यूज डिस्कस करना है वो है कॉड एट सी और शिप ऑब्जर्वर मिशन। ठीक है ना, ये मिशन अभी ना लॉन्च किया गया है। जो कॉड नेशन है ना, ये कॉड के जो कौन कौन से नेशन है, ये 4 नेशन है। कौन कौन से, इंडिया, यूएस,
जापान और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना? तो ये जो 4 जो क्वाड के नेशन हैं, इन्होंने क्या किया है, एक जो है ना सी शिप ऑब्जर्वर मिशन लॉन्च किया है। किस डिलिंग जो एक डिक्लेरेशन अभी साइन हुआ है विलिंगटन। विलिंगटन क्या है? विल्मिंगटन। अब ये विल्मिंगटन क्या है? ये एक सिटी है, ठीक है ना? यूएसए में। तो यहीं पे अभी एक ना जो है ना, यहाँ अगर आप देखो तो यहाँ पे ना एक डिक्लेरेशन साइन हुआ था 2024 में। क्वाड नेशन के सारे जो लीडर जो ये चारों बैठे थे, तो ये चारों देश के जो लीडर थे, तो इन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया था जिसको बोला जाता है विल्मिंगटन डिक्लेरेशन। ठीक है ना? अब इस अब ये जो डिक्लेरेशन साइन हुआ था ना, इसमें क्या था कि जो इंडो पैसिफिक है ना, अब क्वाड जो है ना ज्यादा फोकस किस पे करता है? देखो, इसका मेन काम तो चाइना को कंटेन करना है, पर्टिकुलरली इंडो पैसिफिक में। और इंडो पैसिफिक में अगर चाइना को कंटेन करना है, तो आपको क्या चाहिए? तो आपको एक ना फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रेजिलियंट इंडो पैसिफिक रीजन की ये बात करता है, इसकी कमिटमेंट को ये इंश्योर करता है। ठीक है ना? ताकि और किस पे कि रूल ऑफ लॉ हो, डेमोक्रेसी हो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। अब चाइना क्या करता है, जो छोटे छोटे आइलैंड्स है ना आसपास के, उनको भी इस एरिया को एक्सेस करने नहीं देता। ठीक है ना? इंडो पैसिफिक में, तो इंडो पैसिफिक में चाइना की दादागिरी है, तो चाइना को कंटेन करने के लिए कोड का फॉर्म जो है ना, मतलब अब ऐसे आप डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते, आप बस ये बोलते, आप हम आंसर राइटिंग में तो ये नहीं लिख सकते कि चाइना को कंटेन करना है। पर कोऑर्डिनेशन जो बना था, इसके पीछे का मेन मोटिव जो है वो चाइना को भी पता है कि चाइना को कंटेन करना है किस रीजन में, इंडो पैसिफिक में। ठीक है ना? तो देखो, अब ये जब चारों चीजें हुई ना, तो हमने बात की कि अभी तो इसमें बोला गया कि ये ना, ये जो मिशन है, इसमें क्या किया गया, एक इनिशिएटिव जो लॉन्च किया गया है, उसमें 4 लोग हैं। कौन कौन? इंडियन कोस्ट गार्ड इंडिया की तरफ से, जापानीज कोस्ट गार्ड है, यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड है और ऑस्ट्रेलियन बॉर्डर फोर्स है। ठीक है ना? तो ये चारों पार्टिसिपेट करेंगे इस मिशन में, और दो हर नेशन से दो दो ऑफिसर्स होंगे। ठीक है ना? अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो है ना, टू स्ट्रेंथन एंड डीपन मैरीटाइम कोऑपरेशन। और वही जो मैंने बताया कि एक रूल बेस्ड ऑर्डर चाहिए इंडो पैसिफिक रीजन में, मन मर्जी नहीं, और जो फ्री हो, सबके लिए ओपन भी हो, पूरा रीजन इंक्लूसिव भी हो। ठीक है ना? तो अगर आप देखो, और इसकी सिग्निफिकेंस क्या होगी, तो कई बार इंटरऑपरेबिलिटी को एनहांस करना। ठीक है ना? कि अगर कुछ मिशन चलाना है तो सब एक दूसरे से फेमिलियर हो। कभी कई बार कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो गया तो वहां असिस्ट असिस्ट करना, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन को इंश्योर करना। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। अब इंडिया का ना, इन देखो प्राइम मिनिस्टर जो मोदी जी हैं, उन्होंने उनका एक विजन है, मैरीटाइम विजन, जिसको सागर बोलते हैं, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। ठीक है ना? तो ये जो सागर रीजन है, ये सागर डॉक्ट्रिन है ये। और एक ना, ये जो यहाँ आईपीओआई है ना, इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, ये ध्यान रखना, इसका मैं एक बात बताता हूँ, जो है ना, जो ईस्ट एशिया समिट हुआ था ना 2019 में, तो यहाँ पे इस टर्म को कॉइन किया गया था इंडिया के द्वारा। इंडिया ने ही कॉइन किया था। ठीक है ना? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। तो इस इन दोनों को इंश्योर करने के लिए भी हमारा ये जो सी शिप ऑब्जर्वर मिशन है क्वाड का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? तो एक तो इसमें विल्मिंगटन डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है, विल्मिंगटन के अलावा इंडिया का पार्टिसिपेशन, और इंडिया के जो दो मैरीटाइम डॉक्ट्रिन है, एक सागर और ईस्ट एशिया समिट का इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव, तो ये दोनों भी इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, ओटावा कन्वेंशन। न्यूज में क्यों है? क्योंकि यूक्रेन ओटावा कन्वेंशन से बाहर आ गया है। अब देखो, ओटावा कन्वेंशन ना, ये बेसिकली लैंड माइन से रिलेटेड कन्वेंशन है। ठीक है ना? आपको पता है लैंड माइन बेसिकली क्या है? तो आप जानते हो कि लैंड माइन क्या है। जैसे मान के चलो, यहाँ पे कोई लैंड है और यहाँ पे हमने क्या किया, माइंस इस पे बिछा दिया। अब जैसे इसके ऊपर ना, इसके किसी एक्सप्लोसिव है, यहाँ पे अगर आपका पाँव रखा तो तुरंत ही ब्लास्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब कई तरीके के ना माइंस होते हैं। ठीक है ना? तो इस कन्वेंशन में जिस चीज की बात की गई है, इस कन्वेंशन को एक और नाम से जाना जाता है, एंटी पर्सोनल लैंड माइंस कन्वेंशन, 1997 में, ओस्लो में। ठीक है ना? वहां पे ये डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस हुआ था और वहां उसको अडॉप्ट किया गया था, और 2 साल के बाद 1999 में ये इफेक्ट में आया था। ठीक है? तो अब बात आती है कि ये क्या है। तो ये एक इंटरनेशनल जो है एग्रीमेंट है, जो कि किसी भी तरीके के जो एंटी पर्सनल लैंड माइंस है, जो एंटी पर्सनल लैंड माइंस बोलते हैं, उसके यूज को, प्रोडक्शन को, स्टॉक पाइलिंग को और ट्रांसफर को प्रोहिबिट करता है, और कहता है कि इनको एलिमिनेट करो, एंटी पर्सनल लैंड माइंस को। ठीक है ना? अब देखो, मैंने बोला कि ये सिर्फ लैंड एंटी पर्सनल माइंस की बात कर रहा है, उसको प्रोहिबिट कर रहा है, एंटी व्हीकल नहीं, एंटी टैंक नहीं। तो इन दोनों पे को कवर नहीं करता, सिर्फ, मतलब अब होता क्या है ना, एक रिपोर्ट आई। ठीक है ना? और रिपोर्ट आई किसकी? इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस की। तो उसने बोला कि जो माइंस में जो जो विक्टिम है ना, 80% तो सिविलियंस ही हैं, क्योंकि उनको आइडिया तो होता नहीं है, और वो माइंस बिछा के जो भी एनिमी कंट्री है वो चली जाती है। तो जो सिविलियंस है ना, कैजुअलिटी उनकी होती है 80%। अगर 100 लोग जो है ना, 100 कैजुअलिटी है, 100 लोग मर रहे हैं, तो 80 तो सिविलियंस हैं। तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस आईसीआरसी की रिपोर्ट के बाद ना, ये बहुत पहले से चल रहा है कि हम क्या करें, जो एंटी पर्सोनल लैंड माइंस है, उसको किसी तरीके से, जिसको हम ग्राउंड में छुपा के रखते हैं ना, उसको रोका जाए। ठीक है ना? और इसका मेन मोटो तो यही होता है कि भाई, जो आर्मी की जो मूवमेंट है, जो मोबिलाइजेशन है, उसको आप रोको। ठीक है ना? लेकिन आप एंटी टैंक यूज कर लो, एंटी व्हीकल यूज करो, लेकिन ये, अब ये वेट से ना कोरिलेट होता है। तो मान के चलो, जैसे एक माइंड है, अब इसमें 10 किलो, 20 किलो, 40 किलो, 50 किलो तक ना, एक एक लिमिट होगी। इन जनरल ह्यूमन का वेट कितना होता है? 100, 100
फिफ्थ मन मान के चलो 100 या 120 की रेंज में, अगर बहुत ज्यादा कोई है, ठीक है ना, जिसकी वेट ज्यादा भी है, तो अगर इतने तक होना तो ये बेयर कर सकता है। तो अगर मान के चलो एंटी टैंक मिसाइल है, और उस एंटी टैंक मिसाइल में अब टैंक का वेट काफी ज्यादा होता है, तो ये वेट उतना देखने के बाद ही एक्सप्लोड करेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से माइंस के ना जो जो कहते हैं ना एक तरीके से जो कैटेगराइजेशन है, तो माइंस की कैटेगराइजेशन को जो है ना इंश्योर करना, इंश्योर इन द सेंस कि कौन सी रिक्वायर्ड है। तो कहा गया कि एंटी पर्सोनल माइंस तो बिल्कुल भी रिक्वायर्ड नहीं है, उसका तो स्कोप ही नहीं बनता, ठीक है ना। तो अब क्या कहा गया कि इसमें ना एक ना कंपल्सन है, कंपल्सन ये है कि जो लोग भी इस डिक्लेरेशन को या कन्वेंशन को साइन करते हैं ना, ठीक है ना, ओटावा कन्वेंशन को, उनको 4 साल के अंदर जितने उनके पास एंटी पर्सोनल लैंड माइन्स है ना, उसका जितना स्टॉक है ना, सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है विद इन 4 ईयर्स। तो अभी 166 लोग हैं इसके, ध्यान रखना। इंडिया, यूएस, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, किसी ने ना तो इस ट्रीटी को साइन किया है ना रेटिफाई किया है। और अभी रिसेंटली फिनलैंड, सबसे रिसेंटली यूक्रेन, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआना और पोलैंड ओटावा ट्रीटी से बाहर आ गए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बना ओटावा ट्रीटी, ठीक है ना, किस किस और किसके नाम से जाना जाता है, तो एंटी पर्सनल लैंड माइन्स कन्वेंशन के नाम से भी जाना जाता है, 1997, ठीक है ना। तो इसको बोला जाता है एंटी पर्सोनल माइन बैन ट्रीटी। डन। तो चलते हैं। ध्यान रखना इंडिया इसका सिग्नेटरी नहीं है ना, उसने रेटिफाई किया है, ठीक है ना। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो है ना, इंडियन इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव से, आईवाईसी, ठीक है ना, इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स, ठीक है ना। अभी क्या हुआ है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन ने ना एक जो ये मिनिस्ट्री है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन, इसने ऑर्गेनाइज किया है कि एक इवेंट, ताकि इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को ना कॉमेमोरेट किया जाए। अब इसका एक मैं बताता हूँ, बेसिकली ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव है ना, इसको ना डिक्लेयर किया गया था लास्ट ईयर, ठीक है ना, 2024 में, ठीक है ना, एक साल हो गया होगा अराउंड। तो जून में लास्ट ईयर 2024 में ना डिक्लेयर किया गया था कि 2025 को ना सेलिब्रेट किया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, ठीक है ना। 2025 को क्या बनाया जाएगा, इंटर कोऑपरेटिव्स का। अब आपको पता है देखो कोऑपरेटिव्स क्या होता है, ठीक है ना। अब नाम से ही पता लग रहा है कोऑपरेटिव्स मतलब काइंड ऑफ कोऑपरेशन है। तो जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ठीक है ना। अब मैं पहले इसको ना आपको डायरेक्ट एग्जांपल से समझाता हूँ। अमूल देखते हो, अमूल क्या है, एक कोऑपरेटिव है, किसका, डेयरी, जो आपके डेयरी सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना, तो इसको बोला जाता है डेयरी फार्मर्स, ठीक है ना। तो डेयरी फार्मर्स का एक कोऑपरेटिव है। तो ये सबका क्या है, बेसिकली सब लोग साथ आते हैं, और सब लोग साथ आके अगर एक इंडिविजुअली अगर काम करे और सब लोग एक साथ एक कॉपरेशन में काम करें, तो इसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है, इनकी बार्गेनिंग पावर भी अच्छी होगी, और इसमें सारे कोऑपरेटिव के जितने लोग हैं ना, तो उसको इक्वल वैल्यू दी जाती है, वन वोट वन वैल्यू का कॉन्सेप्ट चलता है इसमें। जैसे एक और एग्जांपल आपको बताता हूँ, लिज्जत का, ठीक है ना। तो ये भी हो गया, लिज्जत पापड़ हुआ करती थी, ठीक है ना। तो ये भी एक तरीके का कोऑपरेटिव है, ठीक है ना। अब यही नहीं, सिटीज के अंदर आप देखोगे तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये कोऑपरेटिव का एक एक्चुअली कॉन्सेप्ट है। इंडिया ने ना एक कोऑपरेटिव पॉलिसी है इंडिया का, ठीक है ना, जिसको इंट्रोड्यूस अभी किया जाएगा, और इंडिया 2025 टू 45, और इसी के बाद, ठीक है ना, अभी हमने सेलिब्रेट किया और हमने कहा कि हम एक पॉलिसी जो है अडॉप्ट करेंगे, ठीक है ना। और इसको 2045 तक, ठीक है ना, इंडिया की भी आजादी के 100 साल होने वाले हैं, तो उसको मार्क करेंगे अपन, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया कि हर एक स्टेट को ना अपना खुद की कोऑपरेटिव पॉलिसी जो लोकल सिचुएशन, लोकल सिनारियो, लोकल कंडीशन को सूट करे, बेस्ट सूटेड इंटरेस्ट में, वो 31 जनवरी 2026 तक अपने स्टेट लेवल अनाउंसमेंट्स करेंगे, ठीक है ना। इसमें गुजरात में देखो, अमूल तो काफी सक्सेसफुल कोऑपरेटिव है, ठीक है ना। तो इसके अंदर बात, अब देखो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ना इसको स्टेट उस पे ही बनाते हैं, जैसे इसमें ना हमारे रूरल लेवल पे पैक्स होता है, ठीक है ना। उसके बाद अगर आप जाओ तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी आपके पास डिस्ट्रिक्ट जो अगर आप देखो तो डीसीसीबीज होते हैं, ठीक है ना। और ऊपर तो आपके अर्बन लोकल बॉडीज या अर्बन बैंक्स तो होते हैं, जिसको अर्बन, ठीक है ना, कोऑपरेटिव बैंक्स बोला जाता है। तो इस तरीके से अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में भी देखो ना, तो यहाँ पे ये सब कोऑपरेटिव के ही मॉडल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से कहा जाता है कि किस तरीके से हम कोऑपरेटिव को ना जो है ना, अब देखो जितना अच्छा कोऑपरेटिव ना, अगर जितने कोऑपरेटिव सेक्टर किसी भी कंट्री का अगर अच्छा होगा ना, तो उसमें हर आदमी का पार्टिसिपेशन इंश्योर करेगा। दूसरी बात, रूरल जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट मिलेगा, प्रमोशन होगा, जो डेयरी और फिशरीज है, जो एक्टिविटीज है, उसका रूरल जो है एम्पावरमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो बेसिकली ये पूरा जो सिनारियो है ना, ये एक तो किसने डिक्लेयर किया, तो यूनाइटेड नेशन ने, से कब किस ईयर को, तो 2025 को। तो प्री ओरिएंटेड जो है, ये दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। हाँ, एक और बात, ये जो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव 2025 को सेलिब्रेट किया जा रहा है, इसका थीम क्या है, तो थीम है कोऑपरेटिव बिल्ड्स अ बेटर वर्ल्ड। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये थीम, ठीक है ना, ये थीम इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे, ठीक है ना। ये जो आर्टिकल है, ये है फिनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट 2025। अब देखो ये रिपोर्ट ना साल में 2 बार आरबीआई, ये पहली बात तो रिलीज कौन करता है, तो आरबीआई, साल में कितनी बार, 2 बार, ठीक है ना। तो जून में और दिसंबर में, तो एक तो अभी 6 महीने, हर 6 6 महीने पे रिलीज किया जाता है, ठीक है ना।
अब इसको जब पब्लिश किया गया ना, तो ये एक तरीके से क्या होता है, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था, एक ऑर्गेनाइजेशन अभी थोड़े दिन पहले मैंने डिस्कस किया एफएसडीसी के बारे में जब उसकी मीटिंग हुई थी। तो एक तो ठीक है ना, एफएसडीसी है, फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट काउंसिल। ये चेयर होते, इसको चेयर कौन कर रही है, इसको चेयर कर रहे हैं अभी निर्मला सीतारमण जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है। और एक मैंने बताया था इसी की सब कमेटी है एफएसडीसी सब कमेटी, जिसको चेयर कौन करते हैं, आरबीआई गवर्नर। ठीक है ना, है दोनों पॉलिसी मेकिंग की, लेकिन ये इतना फ्रीक्वेंट नहीं मिल सकते। तो फ्रीक्वेंट मिलने के लिए आरबीआई गवर्नर के चेयरमैनशिप में जो है एक सब कमेटी काम करती है। ठीक है ना, और वो क्या करती है, एक असेसमेंट करती है कि क्या क्या रिस्क है इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम में। अगर आप स्टेबिलिटी को देखोगे ना, तो कितना स्टेबल है हमारा फाइनेंशियल सिस्टम। तो इसने रिपोर्ट दिया कि इंडिया की जो अगर आप देखो तो काइंड ऑफ, ठीक है ना, जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है, ठीक है ना, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, ठीक है ना, वो काफी अच्छे कंडीशन में। इसका मतलब होता है जैसे कैपिटल, ठीक है ना, और रिस्क अवेटेड जो एसेट्स हैं उसका रेशियो निकाला जाता है, तो इसके कंडीशन काफी बढ़िया है। ठीक है ना, तो इंडिया अगर माना जा रहा है कि जो जीडीपी है 6.5% है 2026 के लिए। ठीक है ना, काफी ठीक है, मतलब बहुत भी अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है। ठीक है ना, तो अब अगर आप देखो तो महंगाई जो है, जो आपका जो देखा जाए तो मई में ना 2.8% रहा है। ठीक है ना, और जो इन्फ्लेशन है ना सीपीआई, वो 2019 के बाद ना सबसे कम ये देखा गया है। ठीक है ना, अप्रैल में 3.2% था। तो महंगाई की जो रेट है ना, महंगाई के इन्फ्लेशन के रेट में, उसमें आपको कमी देखने को मिली है। ठीक है, अब एक्चुअली ग्राउंड पे कितना है वो अलग बात है, लेकिन वैसे टोटालिटी में अगर रिपोर्ट्स में देखें तो आपको सीपीआई 2.8% दिखेगा। फाइनेंशियल सेक्टर में कहा गया बैंकों के पास काफी अच्छा पैसा है, एनपीए जो है वो रेशियो ठीक है, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जितना रेशियो है वो ठीक है। प्रॉफिटेबिलिटी भी बैंक्स की काफी अच्छी है, खास करके शेड्यूल्ड जो कमर्शियल बैंक है उनकी प्रॉफिटेबिलिटी भी अभी मेंटेन्ड है। ठीक है ना, स्ट्रेस बहुत कम है बैंकों पे। जो कैपिटल बफर्स है, एनबीएफसी का जो जो साइज है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, कैपिटल बफर्स उनके पास भी है, सॉलिड अर्निंग्स है। और जो सारे रिस्क कैटेगरी को असेस करने के बाद हमें मीडियम रिस्क में कहा गया, ना तो हमें बहुत लो रिस्क ना हाई रिस्क, हम मीडियम रिस्क में है। ठीक है ना, तो और 92% ना जो रिस्पोंडेंट है उनको इंडिया के जो डोमेस्टिक फाइनेंशियल सिस्टम है ना उसमें उन्होंने कॉन्फिडेंस शो किया है। या तो कॉन्फिडेंस उनका बढ़ा है, या जैसा था वैसा ही रहा है, या तो हाई या अनचेंज। तो इसमें आर्टिकल में प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। एफएसआर जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश कब होता है, साल में 2 बार। कौन करती है, आरबीआई। असेस कौन करता है, एफएसडीसी सब कमेटी। डन। चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। ये अभी क्या है, जो एक ना, अगर आप देखो तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है ना, और बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये दो ऑर्गेनाइजेशन है। इन दोनों ने ना जो भी स्पीसीज प्लांट्स और एनिमल के डिस्कवर किए ना, उसका एनुअल पब्लिकेशन रिलीज किया है, सारी फाइंडिंग्स को एक साथ। ठीक है ना, तो क्या क्या, अब दो दो कैटेगरी है, प्लांट्स और एनिमल, मतलब फ्लोरा एंड फोना। तो सबसे पहले अगर आप फोना देखो एनिमल में, तो बोला गया कि 2024 में ना इंडिया में 683 स्पीसीज को आपने और अपने डेटाबेस में ऐड किया। ठीक है ना, अब इसके अंदर क्या है, जो 459 न्यूली डिस्क्राइब्ड स्पीसीज है और 224 स्पीसीज जो है वो जो है न्यू रिकॉर्ड्स हैं कंट्री के लिए। सबसे ज्यादा कहाँ पे डिस्कवरी हुई है, तो केरला में। तो एक ये इंपॉर्टेंट बनता है कि केरला फॉलोड बाय कर्नाटका एंड तमिलनाडु, तो सदर्न सदर्न स्टेट्स हैं, वहां पे ज्यादा आपको जानवर जो है स्पीसीज, जो एनिमल के स्पीसीज हैं वो ज्यादा देखने को मिले हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा केरला में 101। अब देखो इसके ना एक जो इसमें न्यूज है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने इसमें हालांकि मैंने मेंशन कर दिया है कि जो दो नए जेनर है ना, और 36 जो 37 स्पीसीज ऑफ रेप्टाइल्स है उसकी डिस्कवरी को मेंशन किया गया है, और 5 नए एम्फीबियन के स्पीसीज को भी आइडेंटिफाई किया गया है। पर दो जो है ना, जो स्पीसीज है, एक रेप्टाइल है जिसको बोला जाता है ड्रेविडोसेप्स ग्योनिसिस। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये क्या है, तो ये एक रेप्टाइल है, इसका ये नया जीनस जो है एक खुद की एक नई कैटेगरी की तरह आइडेंटिफाई किया गया है। और दूसरा एक का नाम है एंजियोक्यूलस डिकैप्रियोई। ठीक है ना, एंजियोक्यूलस डिकैप्रियोई। अब ये क्या है, एक ना हम हॉलीवुड के एक्टर हैं, ठीक है ना, आप जानते हो लियोनार्डो डिकैप्रियो को। तो इनका एनवायरमेंटल जो है ना, एनवायरमेंटल जो इंक्लिनेशन है काफी अच्छा है। ठीक है ना, ये हमेशा बहुत अच्छे एनवायरमेंटलिस्ट भी कंसिडर किए जाते हैं, एक्टर भी है। तो इनकी याद में एक, ठीक है ना, एक स्पीसीज को रखा गया जिसका नाम है एंग्यूक्यूलस डिकैप्रियो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ठीक, दूसरी बात, अगर आप देखो तो अगर प्लांट्स में फ्लोरल डिस्कवरी देखो तो इंडिया ने टोटल 430। अब ये ना एक्चुअली देखो ये नंबर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने बता दिया केरला में सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए तो, यहाँ पे आपके लिए जो एंगिक्यूलस डिकैप्रियो है वो हो गया। दूसरी बात, अगर आप यहाँ देखो तो फ्लोरल में सबसे ज्यादा केरला में, यहाँ भी फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड उत्तराखंड। पर इसके अंदर ना ये जो ऑर्किड स्पेसीज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने चारों लिख दिए हैं। ठीक है ना, एक है बिल्बोफाइलम, गोपेलिनियम, कॉलिगन प्यूरेंसिस, ठीक है ना, ये त्रिपुरा से रिलेटेड है। गैस्ट्रोडिया इंडिका, ये भी इंपॉर्टेंट है, और गैस्ट्रोडिया सिकेमेनेंसिस। तो ये चार जो है ना वैरायटी जो स्पीसीज है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना,
चलो, अब ये जिस ऑर्गेनाइजेशन ने किया है ना, थोड़ी बात उनके बारे में भी जान लेते हैं। जो बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको 1890 में फाउंड किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है, इस मिनिस्ट्री के अंदर, ठीक है ना। और आपको पता है, जो फ्लोरा की स्टडी भी करती है, वाइल्ड प्लांट जितने भी हैं, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, पर 9 रीजनल सर्कल्स के साथ ये काम करती है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करती है, ठीक है ना। पर इसको स्टैब्लिश किया गया था बाद में 1916 में। हेडक्वार्टर इसका भी कलकत्ता है, पर इसके रीजनल सेंटर 16 है। तो ये हमारा पूरा जितना भी आर्टिकल था, ठीक है ना, आज का, तो वो हमने डिस्कस किया। अब आप एक बार इसमें आज थोड़ा सा ना, मतलब आर्टिकल्स ऐसे बड़े थे, लेकिन इसमें जो प्रीलिम्स स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन थी ना, वो कम थी। तो आप अपने नोट्स में सिर्फ उन पॉइंट्स को मेंशन करना जो मैं पर्टिकुलरली बताता हूँ कि ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। या तो आप उसको स्टार मार्क कर लो या फिर उसके साथ, और देखो ग्रुप ज्वाइन कर लो, तो उस पे क्या है, अगर आपको ना पीडीएफ वगैरह इजीली मिल जाएगा, तो मैं पीडीएफ भी अपलोड हो जाएंगे अब सारे जितने भी हैं, तो हर रोज का ही शाम तक आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।